जेएनएस टीवी के जुडियोकेशन में आपका स्वागत है। ताज़ा खबर। आज सुबह कोच वियार के पास एक कई मोर्चों वाले आतंकी हमले में एक इजरायली की हत्या कर दी गई और कम से कम 6 अन्य घायल हो गए। यह देश के केंद्र में है। लगता है 2 अरबों ने, जिनमें से कम एक के पास इजरायली नागरिकता है, कम से कम 6 जगहों पर गोलीबारी की। शोमरोन क्षेत्रीय परिषद ने कहा कि आतंकवादियों ने सल्फित समुदाय के बाहर गार्ड पर गोली चलाई और फिर भाग गए। हम अभी भी जानकारी जुटा रहे हैं, लेकिन मुख्य बात यह है कि आज सुबह फिर इजराइल, सामरिया और देश के केंद्र में इजरायली लोग निशाना बने। पीली नंबर प्लेट के साथ इजरायली अरब पूरे इलाके में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। अभी तक पता नहीं चला कि वो उस इलाके के चेक पॉइंट से कैसे गुजरा, पर इजरायली पहचान पत्र से यह आसान हो जाता है। इजराइल में रविवार कामकाजी और व्यस्त दिन होता है। सैनिक अपनी छावनियों में लौट रहे होते हैं, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। तो इस आतंकवादी ने इजरायली नंबर प्लेट और इजरायली पहचान पत्र होने का फायदा उठाकर 6 अलग-अलग मोर्चों पर हमला किया। एक आतंकवादी फिर से मारा गया। एक और आतंकवादी को हिरासत में लिया गया। और यहां इजराइल में जैसे ही हम एक और हफ्ता शुरू करते हैं, स्थिति बहुत बहुत तनावपूर्ण है। आइए आशा और प्रार्थना करें कि यह किसी भी तरह के आतंकवादी हमलों की लहर की शुरुआत न हो, जिससे हम दुर्भाग्यवश यहूदा और सामरिया में और पूरे देश में बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। इस घटना से हमले से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए और जैसे जैसे और जानकारी उपलब्ध होती है, अधिक विवरण के लिए निश्चित रूप से jns.org पर जाएं। आतंकवाद के विषय पर यह वो पहली खबर होने वाली थी जिसके बारे में हम बात करने वाले थे, लेकिन दुर्भाग्यवश आज सुबह के हमले के कारण यह वास्तव में दूसरी खबर बन गई है। एक अरब आतंकवादी ने गाड़ी से 2 इजरायली किशोरियों को कुचल दिया, जिसमें एक गंभीर रूप से घायल हुई। यह घटना रविवार शाम गश एत्जियोन जंक्शन, यहूदिया क्षेत्र में हुई। मगन डेविड एडोम के पैरामेडिक्स के अनुसार उन्होंने 2 पीड़ितों को यरूशलेम के शारे ज़ेदेक अस्पताल में भर्ती कराया। 17 साल की लड़की की हालत गंभीर थी और उसके निचले शरीर में चोटें थीं, जबकि 15 साल के किशोर के चेहरे पर मध्यम चोटें आई थीं। फिर से बस स्टॉप पर 2 लड़कियां थीं और एक अरब आतंकवादी ने जानबूझकर उन्हें टक्कर मार दी। आईडीएफ ने बताया कि एक सैनिक ने जल्दी ही आतंकवादी को निष्क्रिय किया। इसके लिए भगवान का धन्यवाद। हेब्रोन का 31 वर्षीय अरब, जिसने घटना को अंजाम दिया, सैनिकों की त्वरित कार्रवाई के चलते अपनी चोटों से बाद में मर गया। आईडीएफ ने रविवार शाम को हेब्रोन में आतंकवादी के घर पर छापेमारी की, उसके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों से पूछताछ की। पिछले रविवार रात मैं सोफे पर टीवी देख रहा था, तभी फोन पर गूश एत्जियोन जंक्शन पर संभावित आतंकवादी हमले की खबरें आने लगीं। वो मेरे घर से सिर्फ 1.5 मील दूर है और कुछ ही मिनटों में मैंने एम्बुलेंस की आवाज सुनी। सिर्फ एक सायरन नहीं, करीब 5 मिनट तक लगातार एम्बुलेंस की आवाजें आती रहीं। फिर क्या हुआ? एक अरब जिहादी ने अपनी कार को हथियार की तरह इस्तेमाल कर बस या सवारी का इंतजार कर रही किशोरियों को कुचलने का फैसला किया। यही हमारी हकीकत है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कोई लहर न हो। हमने इजराइल और पूरे यूरोप में इस्लामवादियों द्वारा कार से कुचलने की घटनाएं देखी हैं। मुझे आपको 11 सितंबर 2001 की याद दिलाने की जरूरत नहीं। तब विमान थे, कारें नहीं। सिद्धांत वही है, परिवहन को हथियार की तरह इस्तेमाल करना। इसका मकसद हत्या, डर और अफरा तफरी फैलाना है। इन लड़कियों को सिर्फ इसलिए कुचला गया क्योंकि वे यहूदी और इजरायली थीं। क्योंकि वर्तमान में हम ईरान के खिलाफ युद्ध में हैं, लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ युद्ध में हैं और सभी अन्य मोर्चों पर भी। इस हमले को सभी प्रमुख टीवी चैनलों पर उनके प्राइम टाइम न्यूज़ शो के दौरान लगभग 15 सेकंड की कवरेज मिली। आखिरी बार मैंने सुना था कि गंभीर रूप से घायल लड़की को सर्जरी के लिए ले जाया जा रहा था। लोगों को समझना चाहिए कि इस लड़की और उसके परिवार की जिंदगी उसकी चोटों की गंभीरता के आधार पर हमेशा के लिए बदल सकती है। सिर्फ इसलिए इस हमले को कम मत आंकिए, क्योंकि भगवान का शुक्र है कि कोई नहीं मरा, लेकिन दुर्भाग्य से आज सुबह एक की मौत हो गई। गुश एत्जियोन में हमले का मकसद हत्या करना था। सिर्फ इसलिए कि आतंकवादी पूरी तरह सफल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें जो हुआ उसे कम करके आंकना चाहिए। और वैसे इसके परिणाम स्वरूप अब उसके परिवार को फिलिस्तीनी प्राधिकरण की हमलावरों के परिवारों को भुगतान करने वाली योजना के तहत वेतन मिलेगा। अपनी बाकी जिंदगी के लिए उन्हें फिलिस्तीनी प्राधिकरण की ओर से हर महीने भत्ता मिलता रहेगा।
मैं गुश एत्जियोन जंक्शन पर ड्यूटी पर तैनात सैनिकों की सराहना करता हूं, जिन्होंने आतंकवादी को मारकर बड़ा नरसंहार रोका। अधिकतर मामलों में आतंकवादी के पास बंदूक या चाकू जैसा हथियार होता है। अपनी कार से टक्कर के बाद वो बाहर निकलकर घायलों को मारने की कोशिश करता है। ईश्वर का शुक्र है कि आईडीएफ ने, जिसने यहूदिया सामरिया में करीब 95% योजनाबद्ध हमले रोके। हम सभी को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि कई पड़ोसी हमें मिटाना चाहते हैं। आज सुबह की घटना इसका प्रमाण है। आज गूश एत्सियोन और केंद्रीय इजराइल में जो हुआ वो आतंकवाद का एक रूप है। पिछले हफ्तों में हमने आतंकवाद के कई रूपों पर चर्चा की, जैसे कृषि आतंकवाद, जिसमें अरब यहूदी इतिहास मिटाने को पुरातात्विक स्थलों को नष्ट करते हैं। हमने पहले पर्यावरणीय आतंकवाद पर चर्चा की है, जिसमें पीए के अधीन अरब लोग कचरा जलाते हैं और कच्चा सीवेज जलधाराओं में बहने देते हैं, जिससे हवा प्रदूषित होती है। और अब जब बाहर तापमान बढ़ रहा है और इजराइल में गर्मी है, तो हमें आगजनी और आग के रूप में आतंकवाद से निपटना पड़ रहा है। हर साल जैसे ही गर्मी और सूखापन आता है, अरबों के समूह यहूदिया, सामरिया व देश के अन्य हिस्सों में इजराइल को जलाने की कोशिश करते हैं। ये हफ्ते की रिपोर्ट है, जिसे हत्सोला यहूदिया और सामरिया रेस्क्यूअर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है। सामरिया और जॉर्डन घाटी क्षेत्रों में कई घटनाएं हुईं। सामरिया में गिलाद रोड के साथ 10 संदिग्ध आगजनी के स्थान पाए गए। जॉर्डन घाटी में आग बुझाने वाले विमान और एक हेलीकॉप्टर पहले लगी आग को बुझाने के प्रयासों में मदद कर रहे हैं। फायर फाइटर्स ने हर ब्राका के पास लगी आग पर काबू पा लिया है। अब हत्सोला जुदेया और सामरिया की रिपोर्ट देखते हैं। सामरिया के गिलाद रोड पर फायर फाइटर्स 4 मुख्य जगहों पर आग बुझा रहे हैं। घना धुआं सड़क को ढक रहा है और टीमें आग बुझाने का काम कर रही हैं। सामरिया पुलिस मौके पर है और ट्रैफिक नियंत्रित कर रही है। इजराइल फायर एंड रेस्क्यू सर्विसेज के एक जांचकर्ता मौके पर हैं और अब तक 10 अलग-अलग आग लगने के शुरुआती बिंदु पहचान चुके हैं। फायर फाइटर, स्वयंसेवक, इजराइल नेचर एंड पार्क्स अथॉरिटी और स्थानीय खेत मजदूर जॉर्डन घाटी के ऐन सुकोत झरने के पास लगी आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। टीमें आग के 3 सक्रिय मोर्चों और कठिन भूभाग की रिपोर्ट कर रही हैं, जिससे कुछ क्षेत्रों में जमीन से आग बुझाने के प्रयास संभव नहीं हो पा रहे हैं। एलाद फायर फाइटिंग स्क्वाड्रन के विमान और इजराइल पुलिस एयर यूनिट का एक हेलीकॉप्टर आग बुझाने में सहायता कर रहे हैं। ये सिर्फ एक रिपोर्ट थी, वो भी पिछले हफ्ते के एक दिन की। दोस्तों, गर्मियों में हालात ऐसे ही रहते हैं। सिर्फ कुछ माचिस की तीलियां और थोड़ी जलावन काफी है। कई बार जलते टायर यहूदी बागों और खेतों में फेंके जाते हैं। इस बारे में कोई गलतफहमी न रखें। इन मामलों में से अधिकांश आगजनी दुर्घटनावश नहीं होती है। ये यहूदी बागों, खेतों, घरों को जलाने और अंत में यहूदियों को मारने के प्रयास हैं। ये आतंकवाद का एक और सीधा रूप है, जिसे आगजनी कहते हैं। और ये रोकना शायद सबसे मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ ही सेकंड में हो जाता है और हमारे सूखे देश में हर जगह फैल जाता है। यहूदा और सामरिया की समुदायें इस स्थिति को जानती हैं। कई के पास आग बुझाने की गाड़ियां और उपकरण हैं, लेकिन व्यवस्था पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। आइए उम्मीद करें कि इस मोर्चे पर यह गर्मी शांतिपूर्ण रहे और ये भी उम्मीद करें कि जो लोग इजराइल राज्य को जलाने की कोशिश करते हैं, उन्हें कानून प्रवर्तन एजेंसियां पकड़ लें। आईडीएफ और इजराइल सुरक्षा एजेंसी की खुफिया जानकारी पर सेना ने सामरिया के मिनाशे क्षेत्र में हमला करने की तैयारी कर रहे 3 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। बाद में सैनिकों ने जमीन से एक देसी हथियार बरामद किया। आईडीएफ का यह क्लिप देखें। ये उसी इलाके में इस हफ्ते हुई सुरक्षा कार्रवाई की एक रिपोर्ट है। मैं नहीं बता सकता कि आईडीएफ के बहादुर पुरुष और महिलाएं हर रात कितनी ऐसी कार्रवाइयां करती हैं। यही असली फर्क है यहूदा, सामरिया और गाजा के बीच। इस इलाके में जब भी खुफिया जानकारी से पता चलता है कि हमला होने वाला है, आईडीएफ हर रात जमीन पर जाकर कार्रवाई कर सकती है। गाजा में हमारे पास जमीन पर सैनिक नहीं थे और हमास को आतंक की सुरंगें बनाने और रॉकेट तैयार करने की पूरी छूट थी, जो 7 अक्टूबर की घटना तक चली। आइए इजराइल में 24 घंटे हमारी रक्षा कर रहे सैनिकों की भलाई के लिए प्रार्थना करते रहें। पैलेस्टीनियन मीडिया वॉच की एक रिपोर्ट में फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा इजराइल विरोधी नफरत और हिंसा के उकसावे का खुलासा हुआ है। मई के अंत में आधिकारिक पीए टीवी पर यहूदियों के सफाये का फिर आह्वान किया गया। पीएमडब्ल्यू के अनुसार ये नाजी जर्मनी की 80 साल पुरानी वीडियो नहीं है। ये पश्चिमी देशों द्वारा वित्त पोषित फिलिस्तीनी प्राधिकरण है। बस 10 दिन पहले की बात है।
रिपोर्ट के अनुसार पीएटीवी ने फिर से एक पीए धार्मिक नेता द्वारा यहूदियों के सफाए की प्रार्थना प्रसारित की, जो अब इस नेटवर्क पर आम हो गई है। जैसा कि यह धार्मिक अधिकारी कहते हैं, उद्धरण है, उन्हें गिनो और एक एक करके मारो और एक भी मत छोड़ो। ये आधिकारिक फिलिस्तीनी प्राधिकरण टेलीविजन से है, 22 मई 2026। आइए क्लिप देखें। हे अल्लाह, हमारे कदमों को मजबूत कर और हमें काफरों पर विजय दिला। हे अल्लाह, लिए किसी भी जालिम को मत छोड़ बल्कि उसका अंत कर। हे सारे जहान के मालिक, हे अल्लाह, अपने और अपने धर्म के दुश्मनों से निपट। हे अल्लाह, उन्हें गिन और एक एक करके मार और उनमें से किसी को भी मत छोड़। जैसा कि पीएमडब्ल्यू कहता है, किसी भी धार्मिक समारोह में नरसंहार के लिए आह्वान पूरी तरह अस्वीकार्य होना चाहिए। फिर भी फिलिस्तीनी प्राधिकरण के मस्जिदों में इजरायलियों और यहूदियों के खिलाफ ऐसे आह्वान आम हैं और इन्हें पीएटीवी पर सभी फिलिस्तीनियों तक दिखाया जाता है। ये प्रवृत्ति खासतौर पर खतरनाक है, जैसा पीएमडब्ल्यू ने दिखाया, क्योंकि 90% से ज्यादा फिलिस्तीनी खुद को धार्मिक मानते हैं। क्योंकि अल्लाह के शब्द पर सवाल नहीं उठता, पीए के अनुसार यहूदियों की हत्या को नियमित रूप से इस्लामी उपासना का एक रूप बताया जाता है। सिर्फ पिछले 2 वर्षों में ही पीएटीवी ने पीए धार्मिक अधिकारियों द्वारा कम से कम 8 बार यहूदियों के विनाश के लिए प्रार्थना करते हुए उपदेश प्रसारित किए हैं, सबसे हाल ही में 22 मई को। सवाल यह है कि देश कब तक आंख बंद करके पीए को फंड देते रहेंगे जब उनकी धनराशि नफरत और भड़कावे में जा रहे। इजराइल कब तक पीए को बने रहने देगा जब यही हकीकत है। मैं समझता हूं कि हम कई मोर्चों पर युद्ध में हैं, लेकिन जब ईरान, लेबनान और गाजा के हालात शांत होंगे तो हमें अपनी सीमाओं के भीतर की हकीकत पर ध्यान देना होगा। ये समस्या 30 साल से भी ज्यादा समय से बनी हुई है। साल 2000 में ये दूसरी इंतिफादा के रूप में फूट पड़ी थी, या जैसा मैं कहता हूं, ओस्लो युद्ध के रूप में। हाँ, आईडीएफ 95% हमलों को रोकती है, पर हम पीए में अगली पीढ़ी के बच्चों के ब्रेन वॉश की बात कर रहे हैं। फिर भी, जैसा मैंने कहा, कुछ किया जा सकता है। अगर उनके पास फंडिंग नहीं होगी, तो वे ये बकवास नहीं बना सकते। इजराइल चाहे तो पूरा सिस्टम बंद कर सकता है। अब हमें पड़ोसियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि टीवी, सोशल मीडिया, स्कूलों और मस्जिदों में जो वे देखते हैं, उसका असर इजराइल की अगली पीढ़ी पर पड़ेगा। अब वक्त है इसे हमेशा के लिए बंद कर दें। अगली खबर से मेरा खून खौलता है। यहां शनिवार रात टाइम्स ऑफ इजराइल की हेडलाइन है, हवारा में बसने वालों की हिंसा में 9 फिलिस्तीनी घायल हो गए। आईडीएफ सैनिकों को एक आदमी को पीटते देखा गया। यही हेडलाइन है। फिर पूरे लेख में नीचे लिखा है, इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि सैनिकों और सीमा पुलिस अधिकारियों को हवारा के कई स्थानों पर भेजा गया था जब उन्हें इजरायली नागरिकों की पशुधन चोरी की आशंका की रिपोर्टें मिली। मैं अब भी विवरण जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन लेख के शीर्षक में शुरुआत नहीं बताई गई थी। यहूदी लोगों को लूटा गया, उनकी पशुधन चोरी हुई। मैं हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन शीर्षक तथाकथित बसने वालों को पहले ही दोषी ठहराता है। बाद में जाकर वे कहते हैं कि यहूदी ही थे जिन पर हमला किया गया था। इस लेख में भी हमेशा पीए समाचार एजेंसी वाफा का हवाला दिया गया है। यही फिलिस्तीनी प्राधिकरण है जिनके धार्मिक नेता यहूदियों की मौत मांगते हैं। क्या आप उन्हीं पर विश्वसनीय जानकारी के लिए भरोसा करेंगे? दोस्तों, हाल के हफ्तों में हमने कथित बसने वालों की हिंसा कितनी बार चर्चा की है, और फिर बाद में हमें बताया जाता है कि यहूदी ही थे जिन पर हमला किया गया था। ये हेडलाइन कहानी की वास्तविकता को पूरी तरह से गुमराह करने वाली है। अगर आप कहना चाहते हैं कि आप हिंसा के खिलाफ हैं, तो मैं समझता हूं, लेकिन मीडिया को इसकी रिपोर्टिंग करनी चाहिए, और वे ऐसा नहीं कर रहे हैं। साथ ही फिलिस्तीनी अथॉरिटी के आधिकारिक चैनल में अविश्वसनीय तथाकथित समाचार एजेंसी का उपयोग हो रहा है। मेरा सुझाव है, जो भी पढ़ें, सतर्क रहें। आगे बढ़ते हैं। बिन्यामिन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण। बिन्यामिन यरूशलेम के उत्तर में स्थित है। अगले महीने एरॉन फॉरेस्ट में नया टेल्मुनिम एम्फी थिएटर उद्घाटित किया जाएगा। ये डोलेव टेल्मुनिम ब्लॉक के केंद्र में है। यह स्थल बिन्यामिन में स्थापित सबसे बड़ा प्रदर्शन परिसर है और यह क्षेत्र के निवासियों को पूरे वर्ष सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मनोरंजन गतिविधियों और प्रस्तुतियों के साथ सेवा देगा। सभी कार्यों के बाद एम्फी थिएटर में 3000 दर्शकों की व्यवस्था होगी, जिससे यह क्षेत्र का सबसे बड़ा प्रदर्शन स्थल बनेगा। नया एम्फी थिएटर, जो बिन्यामिन में अपनी तरह का पहला है,
पहली बार क्षेत्र के भीतर बड़े पैमाने पर प्रस्तुतियों को आयोजित करने की अनुमति देगा और प्रमुख कलाकारों और प्रस्तुतकर्ताओं को बिन्यामिन के केंद्र में लाएगा। तो मैं आपको नए एम्फी थिएटर की कहानी क्यों बता रहा हूं? क्या यह सचमुच बड़ी खबर है? और इसका जवाब है एक जोरदार हां। इस तरह की परियोजनाएं साबित करती हैं कि इजराइल इस क्षेत्र में यहूदी जीवन की स्थायित्व में निवेश कर रहा है। अब और कोई वापसी या रियायत नहीं होगी और न ही जॉर्डन व भूमध्य सागर के बीच एक और राज्य बनेगा, जो निश्चित रूप से तेल अवीव पर नजर रखने वाला आतंकवादी राज्य होगा। हम पहले भी उस रास्ते पर गए हैं और नतीजा हजारों इजरायली नागरिकों की मौत रहा। हमने जमीन दी पर शांति नहीं मिली, युद्ध और आतंकवाद मिला। ये 3000 सीटों वाला ओपन एयर एम्फीथिएटर हमारी पैतृक और बाइबलीय मातृभूमि में स्थायी यहूदी उपस्थिति का प्रतीक है। तो इजराइल गैंस, बिन्यामिन क्षेत्रीय परिषद के गवर्नर और वहां क्षेत्र में मेरे सभी अन्य दोस्तों को बधाई। यहूदिया और सामरिया में स्थायी यहूदी उपस्थिति स्थापित करने का यह एक और उदाहरण है। 2026-2027 स्कूल वर्ष के लिए कफर तपुअक में एक नया येशिवा हाई स्कूल खुला है। इसे ब्नेई अकीवा येशिवोत और उल्पनोत सेंटर द्वारा संचालित किया जाएगा, जब नेटवर्क ने सामरिया क्षेत्रीय परिषद का टेंडर जीता। नया संस्थान ब्नेई अकीवा येशिवा तपुअक केदमा ब्लॉक के छात्रों की सेवा करेगा, जिसमें कफर तपुअक, रेहिलिम, मिगदालिम, नोफे, नेहेमिया, एवियातर, रेहावम और अन्य समुदायों के छात्र शामिल हैं। येशिवा की स्थापना क्षेत्रीय परिषद की 5 वर्षीय शिक्षा योजना का हिस्सा है, जिसमें वह शिक्षा प्रणाली के विकास और उन्नयन तथा क्षेत्र की उच्च विकास दर के लिए तैयारी में दसियों मिलियन शेकल का निवेश कर रही है। इस शरद ऋतु सामरिया में एक हाई स्कूल खुल रहा है। तो क्या ये खबर बनने लायक है? ऊपर से देखें तो नहीं, लेकिन जैसा कि मैंने एम्फी थिएटर की कहानी में कहा था, यह भविष्य के लिए बीज बोने का एक और उदाहरण है, ताकि देश का यह हिस्सा पीढ़ियों तक यहूदी हाथों में बना रहे। हाँ, सरकारें अपना मन बदल सकती हैं, जैसा कि 2005 में गुश कतीफ, गाजा और उत्तरी सामरिया में देखा गया, जब सभी यहूदियों और उनकी बस्तियों को वहां से हटाकर उनके घर नष्ट किए गए थे। पर जितना हम इन क्षेत्रों को देश का हिस्सा मानते हैं, उतनी ही संभावना कम होती है। बहुत जल्द इस क्षेत्र पर इजरायली संप्रभुता होगी। JNS टीवी पर जुडिया ओकेजन से जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं पर्दे के पीछे काम करने वाले बारबरा कामिनोव, एरन वैगनर, जैक सिकरमैन, रायन लिफ्शिट्स, यूरी स्वेरेत्स्की और ओल्गा सिनाटोव का धन्यवाद करता हूं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुनिश्चित करें कि आप JNS टीवी जरूर देखें, जहां आपको सभी शानदार सामग्री मिलेगी। इजराइल, मध्य पूर्व और पूरे यहूदी जगत की ताज़ा खबरों के लिए jns.org पर जाएं। ओली को शुक्रिया कहें और सब्सक्राइब करें। अगले हफ्ते जुडियोकेशन में सिर्फ JNS टीवी पर मिलेंगे।